पहले तो मैम मैं खुद से ही शुरू करता हूँ कि मेरे को नॉर्मली आज भी बात करने का बहुत शौक है, अच्छा लगता है। एक सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है। वो इधर मैंने जमा रखा है बायोलॉजी। मेरे को लगता है कि इसके पीछे का जो श्रेय है कहीं ना कहीं मेरे मदर फादर या उन लोगों को जाता है जिन्होंने मेरे अपब्रिंगिंग में बेस्ट एफर्ट दिया होगा, है ना। अब मैंने इसी बात से इसलिए शुरू किया, ये मैं अपने व्यूअर्स को बेसिकली बताना चाहता हूँ कि मैंने इस बात से इसलिए शुरू किया क्योंकि आज मैं जिनसे मुखातिब होने वाला हूँ वो एक पेरेंटिंग स्पेशलिस्ट है। बच्चों के साइकोलॉजी को समझना खास तौर से इनको आता है। मोर देन 4 स्टेट्स में इन्होंने पेरेंटिंग पे वर्कशॉप कर रखा है। हमारे मैक्रोविजन एकेडमी की स्पेशलिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट है। और क्या ही बोलूँ मैं इनसे ज़्यादा। मैं डायरेक्टली मैम का स्वागत करता हूँ और मैम से ही बात करना शुरू करूँगा। मैम बहुत बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू कादिर सर, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि शायद मेरे शब्द आपको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी नहीं थे, तो आप खुद से ही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने बारे में। ठीक है, माई सेल्फ शीतल पोपली, आई एम वर्किंग इन मैक्रोविजन एकेडमी एज अ डिप्यूटी प्रिंसिपल एंड आई एम टेकिंग वर्कशॉप्स ऑल्सो इन मेनी स्कूल्स, टीचर्स वर्कशॉप्स एज वेल एज पेरेंट्स वर्कशॉप। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है छोटे बच्चों से इंटरेक्ट करना, छोटे बच्चों की प्रॉब्लम्स पे बात करना, और ये सब एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। पेरेंट्स ही बताते हैं, फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और इसी से मैं सीखी हूँ। और कुछ एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। दैट्स इट। और काजल के साथ भी मैम। काजल श्योर, आई विल। मैम ये मैंने आपसे भी सुना है और आपके जब प्रोफाइलिंग कर रहा था तो मैं और भी कुछ सीनियर से मिला था और उनका कहना था कि डिसीजन मेकिंग का जो स्ट्रेंथ है आपका वो बहुत बढ़िया है। डिसीजन लेती हैं तो उस पर रुकती हैं, एडवाइस नहीं लेती हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इट्स ट्रू। ये क्यों है और कब से है? ये तो काफ़ी पहले से है। मुझे खुद के डिसीजंस लेना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा किसी से कुछ पूछती नहीं हूँ। नहीं है। कुछ आया दिल दिमाग में, बस करना है। और बहुत सारे जॉब्स भी चेंज करे, ज़्यादा नहीं किए हैं एज के साथ। 4-5 जॉब चेंज किए हैं। खुद ही इंटरव्यू देने जाती थी, खुद ही डिसीजन लेती थी, ज्वाइन करना है नहीं करना वो भी मेरा खुद का डिसीजन होता था। ओके। जो भी करना है खुद के दम पे करना है, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा इससे उससे पूछने से हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और हमारा जो दिल चाहता है वो हम कर नहीं पाते हैं। तो अपने दिल दिमाग की सुनना चाहिए और मेरी सलाह है सभी को खुद के ही दिमाग से काम करना चाहिए। है ना, बस डिसीजन अच्छे होने चाहिए। हाँ, डिसीजन खुद के होने चाहिए। और कहीं लगता है कि हम कहीं अटक रहे हैं, कहीं डाउट है छोटा मोटा, तो किसी बड़े से सलाह ले भी लेना चाहिए। दैट इज़ नॉट अ बैड। लेकिन आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं एक दो से मैं पूछ लेता हूँ, जी। तो दैट इज रॉन्ग। इफ यू थिंक योर डिसीजन इज राइट, करेक्ट फॉर यू, टेक इट विदाउट एनी कंफ्यूजन। डोंट कीप कंफ्यूजन इन योर माइंड। अरे एकदम क्लियर पॉइंट ऑफ Yeah. अपना वो रखें। यस मैम, थैंक यू वेरी मच एक्सप्लेन करने के लिए। मैम चूंकि मैं अभी लगभग 3 साल से आपको काम करते हुए देख रहा हूँ, एक्टिविटीज़ बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारी करवाती हैं आप। जी। और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के जरिए थोड़ा सा आपके बचपन में एंटर करें। अच्छा, तो मेरे बचपन में यस, एंटर करें। तो कैसी थी अपब्रिंगिंग, कहाँ थी? अपब्रिंगिंग, मेरी अपब्रिंगिंग और मेरा नेटिव प्लेस नागपुर है। जी। मैं नागपुर से पढ़ी हूँ। मैं नागपुर से पढ़ी हूँ। मेरा स्कूलिंग भी वहीं से है, कॉलेजिंग भी वहीं से है। और हम लोग बहुत अच्छे माहौल में रहे हैं। जो मेरा फ्रेंड सर्कल्स भी था वो बहुत ही अच्छा था। हम ज़्यादातर गर्ल्स को लाइब्रेरी बहुत पसंद थी। अच्छा। हम लाइब्रेरी में बहुत पढ़ते थे, साइकिलिंग करते थे, जो हमेशा से हमारी एक्टिविटी थी। जो अब हम बच्चों को करा रहे हैं वही हमारे शौक थे। डांस, म्यूजिक, लाइब्रेरी, साइकिलिंग, ओके। स्पोर्ट्स। मम्मी बहुत डांटती थी, नहीं पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते थे। अकेले कैसे जाओगे, स्कूल और घर काफ़ी दूर था, तो पेरेंट्स का यही रहता था कि ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना है नाइट के प्रोग्राम्स में, इवनिंग के प्रोग्राम्स में। लेकिन मैं बहुत जिद्दी थी, मुझे बहुत मज़ा आता था कल्चरल प्रोग्राम्स में। मैं बचपन से ही पार्टिसिपेट करती थी, डांस में, म्यूज़िक में, स्पोर्ट्स में। खो खो बहुत खेला है मैंने। तो मैम क्या ये खास रीजन है जिस वजह से आपका अभी का जो टीचिंग का रहता है बेसिकली बच्चों पर फोकस्ड रहता है कि वो कैसे
मतलब क्विक लर्नर बने, ब्रेन बूस्टर अपन कराते हैं, क्विक लर्नर बने, चीज़ों को ग्रैब करे, पॉजिटिव चीज़, तो क्या वो ऐसा है कि वो जो आपकी अपब्रिंगिंग थी वो हाँ, फैक्टर कहीं रहा न है? कहीं आपका जो इंटरेस्ट रहता है, आपको पता है कि इस चीज़ में बहुत मज़ा आती है और ये जी। मिल जाए तो फिर पढ़ाई में भी मन लगता हाँ, है। धीरे, धीरे, तो धीरे। वैसे ही बच्चों को अगर हम एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाई कराते हैं, तो बच्चों को मज़ा आती है। और आप बोलेंगे कि फुल टाइम हम बच्चे को सिर्फ़ पढ़ाएँ और कोई एक्टिविटी ना दें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बच्चा फ़ोकस्ड होके 2-3 घंटे से मुझे नहीं लगता ज़्यादा पढ़ पाता होगा, बाकी टाइम दिमाग इधर-उधर ही कहीं न रहता कहीं है। इधर-उधर तो फ़ोकस उसको रहता है। रिफ्रेशमेंट की अगर हम एक्टिविटीज़ दे देते, तो बच्चा वापस उसी पढ़ाई के मोड में आ जाता है। तो समवेयर दे नीड ब्रेक क्या एंड दैट ब्रेक विल बी थ्रू एक्टिविटीज़ मतलब ओनली। रिफ्रेश कर देते हैं उसको रिफ्रेश दोबारा कर देता कंसंट्रेट है। करने के लिए। यस। मैम एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैंने ऑलमोस्ट जहाँ भी मैंने रिसर्च किया वहाँ पे ये क्वेश्चन मिला। पेरेंट्स कई बार ना तुरंत रिएक्ट कर देते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं है या उसका बच्चा बहुत अच्छा है। ये जो हुँ। कंपैरिजन होता है, क्या जब बच्चों को पता चलता है तो उसका नेगेटिव असर पड़ता है बच्चों के ऊपर? आपका कंपैरिज़न मैं किसी से करूँगी, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगता? नहीं लगता है। सेम बच्चे के साथ होता है। घर की बहू हो, बेटा हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन हो, अगर हम उसको किसी के साथ कंपेयर करते हैं, जी। तो किसी को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम भी बच्चों को किसी के भी साथ बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, क्योंकि हम सब एक इंडिविजुअल सोल है। हुँ। सबका एक इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। हर बच्चा अच्छा होता है, हर बच्चा अलग-अलग फ़ील्ड में अच्छा करता है। तो आप अपने बच्चे को अपने घर के भी बच्चे से कंपेयर ना करें, कभी भी कंपैरिज़न ना करें। आपको कुछ बच्चे को सिखाना है, तो थ्रू एग्ज़ाम्पल सिखाइए, बट डोंट डू द कंपैरिज़न विथ अदर स्टूडेंट्स और अदर चाइल्ड। मैम इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, मेरे को थोड़ा-सा और समझाएँ कि अपन अगर कंपेयर नहीं करें हुँ, और बच्चा हमारा परफॉर्म उस लेवल पे नहीं कर रहा है जिस लेवल पे हमने एक उम्मीद लगा रखी है, हुँ। तो आखिर ऐसा क्या करें कि उसको समझ में आए कि हाँ, मेरे को जो एक सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही है उसके बराबर चलते रहना है? आप उसको स्टोरीज़ के थ्रू बताइए। जी। आप जैसे बच्चे को कोई भी स्टोरी सुनाइए, कोई भी टॉपिक है, जैसे चोरी नहीं करना है, आप जी। डायरेक्ट मत बोलिए बच्चे को चोरी नहीं करना है। आप एक स्टोरी सुनाइए जिसमें चोरी का जिक्र हो, चोरी से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, उस टाइप की स्टोरी के थ्रू आप बच्चे को समझा सकते हैं। जी। एक ये तरीका होता है। और शॉर्ट मूवीज़ होती है, शॉर्ट रील्स होती है, वो बच्चे को दिखाइए, उसके थ्रू आप समझाइए बच्चों को। हुँ, हुँ, हुँ। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए, इनडायरेक्ट वे में हमें बच्चे को बताना चाहिए। बातें वही कहनी है, बस वे यू हैव टू चेंज कर चेंज लेना योर है, वे। वही चेंज कर देना अगर है। आप बच्चे को बोलेंगे बैठ जा, तो बच्चा कभी बैठेगा नहीं। हुँ, आप हुँ, बच्चे को हुँ। बोलोगे दौड़ो मत, दौड़ेगा ही वो। तो हम जो बच्चे को मना करते हैं, वो बच्चा और करता है। शायद हमारा जो बताने का तरीका है वो गलत है। हम कहीं न कहीं इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कहीं न कहीं ऑर्डर देते हैं। तो इट शुड नॉट बी द वे ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट शुड नॉट बी अ ऑर्डर। यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई नॉट। हुँ, 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 हुँ। अगर बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है और बच्चा बीमार है, आप बच्चे को बोलेंगे नहीं है, आइसक्रीम नहीं खाना है, तो बच्चे को जिद आएगी। आप बच्चे को ये बोलेंगे हम आइसक्रीम खाएँगे, लेकिन कल खाएँगे जब आपकी तबीयत ठीक हो ठीक हो जाएगी। जाएगी। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, इसलिए आज हम आइसक्रीम नहीं खाएँगे। गिव रीज़न व्हाई यू आर नॉट गिविंग आइसक्रीम टू द चाइल्ड। मतलब स्पेसिफिक ये बताना कि हम मना नहीं कर रहे हैं तुम्हें, हाँ, डायरेक्टली। डायरेक्टली। यस। मैम एक एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था और चूँकि आपका स्पेशलाइज़ेशन है तो मैं चाहता हूँ आपसे पूछें उसको। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दिल्ली में स्नैचिंग का बहुत ज़्यादा किस्सा रहता है। फ़ोन छीन जाना, चेन छीन हुँ, जाना। एक हुँ। रिपोर्ट आई थी कि 16-17 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रिसर्च किया गया तो पता चला कि स्कूलिंग बहुत मैटर करता है। कैसे? कि एक अच्छे घर का बच्चा और एक थोड़ा-सा वीकर सेक्शन का जो बच्चा जब एक साथ पढ़ता है, हुँ, तो छोटे बच्चे खुद ही अपने उस बड़े जिन थोड़े से रिच फैमिली वाले हुँ, उनसे कंपेयर कर लेते हैं, उनकी हुँ। चीज़ों को देख के। और उनको जब रास्ता नहीं मिलता है कि कहाँ से वो चीज़ लाए तो तो थोड़ा-सा बच्चा चोरी करने चोरी लगता है। करने लग जाता है। इस पे क्या कर सकते हैं अपन? देखिए, चोरी करने की आदत बड़े घर के बच्चों में भी हो सकती है, जी, छोटे घर के बच्चों में जी, भी हो सकती है, ये आदत किसी में भी हो सकती जी। है। आपने सुना ही होगा कि अच्छे-अच्छे लोग 5 स्टार होटल जाते हैं, चम्मच चुरा लेते चुरा हैं, लेते नैपकिन हैं। चुरा लेते हैं, जी, टॉवेल चुरा। सो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये छोटे वर्ग के ही लोग कर सकते हैं, जी। ये कोई भी लोग कर सकते हैं हाई क्लास के। ये एक तरह की बीमारी होती है हुँ, हुँ, एक्चुअली। हुँ, हुँ, हुँ। वो अंदर से ही आती है और वो खुद को ही सुधारना पड़ेगा, खुद को ही मैसेज देना चाहिए
कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, और घर वालों का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता जी। है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर बच्चा कभी चॉकलेट भी लेके आ जाए तो आप उसको मना करिए, ओके। आप उसको सिखाइए कि ये चॉकलेट आपकी नहीं है, आपको नहीं। अगर आप उस दिन उस चॉकलेट वो बच्चे को खाने देंगे तो वो आदत बच्चे की बढ़ती बढ़ती जाएगी। वो जाती है। चॉकलेट चुराएगा, पेंसिल चुराएगा, फिर नोटबुक चुराएगा, फिर उसकी जो आदतें हैं और बड़ी-बड़ी होते जाएगी। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स का। पेरेंट्स को बच्चे को रोकना है, और ये एक तरीके की बीमारी होती है, किसी भी चीज़ को देखकर ललचाना और उसको लेने की चाह रखना, और ये किसी में भी हो तो सकती है। एकदम सिंपल से अगर कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि बच्चा हमारा कोई भी गलती कर रहा हो इस तरीके का, चाहे छोटी सी छोटी, उसको एक्सेप्ट ना करे, हाँ, नहीं तो वो उसको बढ़ाने लग जाएगा और यस, बाद में दिक्कतें यस। बच्चा झूठ बोल रहा है, ज़्यादा। आपको बच्चा छोटा होता है और झूठ बोलता है तो आपको बड़ी मजा आती है, आप हंसते, तालियां बजाते हैं, है ना? कि हमें पता है कि बच्चा वो चीज़ गलत कर रहा गलत है, कर रहा उस है। समय आपको बहुत अच्छा लगता है, आप ताली बजाते हैं, लेकिन जब वो बच्चा बड़े होते जाता है तो वो चीज़ें उसके लिए हानिकारक होती है। तो आपको पहले से ही जो चीज़ आपको पता है कि ये गलत है, इट मीन्स गलत है, आपको हंसना भी नहीं है, बच्चे को समझाना है उस जगह। तो ये जो अपब्रिंगिंग बोलते हैं ना, ये जी, जी, बचपन जी। से ही शुरू हो जाती तो है। मैम वैसे तो ये आउट ऑफ द ट्रैक है, लेकिन मैंने कई बार सुना है जो वाइफ्स होती हैं वो हस्बैंड के पॉकेट से पैसे निकाल लेती है, तो ये भी हाँ, बचपन से ही चलता आ रहा होता है क्या? मैंने कभी नहीं निकाला मेरे हस्बैंड के पॉकेट से पैसे। अच्छा, आपने नहीं, मैंने ये अपने वाली के लिए पूछ लिया है अगर। उल्टा आपने निकाले होंगे। अच्छा मैम, आपका जो एकेडमिक्स है मैंने सुना है कि मास्टर इन इंग्लिश, या स्टिल जो फोकस्ड रहा टीचिंग का वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर नहीं रहा। तो ये जो चेंज हुआ, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि मास्टर इन इंग्लिश का मतलब अगर बहुत अच्छे टीचर होते तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे होते। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी मैनेजमेंट में आ गई। अच्छा, मैंने ओके। कुछ ही साल पढ़ाया, पर जी। उसमें भी मैं साइंस पढ़ाती थी, ईवीएस पढ़ाती थी। हम्म। 6, 7, 8 में मैंने साइंस पढ़ाया है, ईवीएस पढ़ाया है 4th, 5th में, और इंग्लिश भी लिया है मैंने सब्जेक्ट। लेकिन शायद मुझ में लीडरशिप क्वालिटी थी जल्दी। शायद नहीं मैम। तो बहुत जल्दी मैं कोऑर्डिनेटरशिप में आ गई, जी। टीचिंग छोड़ दिया। छोड़ा तो नहीं है, पढ़ाते रहते बीच बीच में बच्चों को, मज़ा आती है पढ़ाने में तो, और टीचर्स को पढ़ाते हैं, टीचर्स की वर्कशॉप्स लेते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो अब बच्चों को ना पढ़ाते हुए टीचर्स को पढ़ाने लग गए, बस थोड़ा सा चेंज चेंज हो हो गया गया। है। लेकिन मैं बहुत जल्दी मैनेजमेंट में आ गई। तो मैम, प्रोफेशनल करियर की शुरुआत आपकी बेसिकली कहाँ से हुई थी और कब हुई थी? मेरी शुरुआत पांडुपना से हुई है, जी। मेरे ससुराल वहाँ है। जी। फर्स्ट स्कूल मैंने वही ज्वाइन किया था, राम शांति विद्या मंदिर सीबीएसई स्कूल, उसी साल स्टार्ट हुआ था। जी। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। वहाँ एक प्रिंसिपल थे तिमोती सर, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तुम में बहुत दम है, तुम तो कोऑर्डिनेटर का काम करो। तो उन्होंने मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी, फिर मैंने वहाँ एज अ कोऑर्डिनेटर एक ही साल में उन्होंने मुझे मेरी पोस्ट चेंज कर दी थी, और वहीं से मैंने स्टार्ट किया अपना करियर। उसके बाद मैंने बैतूल में ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने सौसर में काम किया एक स्कूल में, उसके बाद अब मैं मैक्रोविजन एकेडमी में हूँ। ये 4th स्कूल है मेरा। मैम, तो मैक्रोविजन एकेडमी में आपके इंटरव्यू से पहले मैं कई सारे सीनियर्स के साथ कर चुका हूँ ये कंडक्ट। मैंने जिस किसी से पूछा, जैसे मोनिका मैम से मैंने पूछा था कि आप मैम कुछ स्पेसिफिक पर्सन का नाम लें जिनका नाम अपन लेना चाहते हो, आपका नाम आया। सर का स्पेसिफिक आपका नाम आया कि बहुत सारे कई बार हार्ड डिसीजन होते हैं, ले लेती हैं ऐसा। तो ये इनके नज़र में जो इतना पॉजिटिव वाइब्स वाली कंडीशन है, ये कैसे जनरेट की? क्योंकि ये सारे लोग काफ़ी पुराने हैं। जी, जी। और कैसे क्रिएट की? हाँ, वो तो यानी मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपका काम ही बोलता है। जी, ये तो है मैम, बिल्कुल। आपका काम ही बोलता है, आप कितना टाइम देते हैं और कितना आप सबके साथ प्रेमल रहते हैं, कैसे आपके रिलेशंस होते हैं, हेल्दी रिलेशन सबके साथ होना चाहिए। नो डाउट सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया मैक्रोविजन में, और मैं बहुत कुछ सीखी हूँ आनंद सर से। वर्कशॉप्स लेना भी मैंने आनंद सर से सीखा है। सर मुझे बोलते थे तुम लो, तुम बहुत अच्छा ले पाओगी। देन आई स्टार्टेड दिस करियर, बाहर जाके वर्कशॉप्स लेना टीचर्स की। ये मैंने सर के गाइडेंस के बाद स्टार्ट किया है।
बाकी तो वही है, आपका काम बोलता है। ऑफ कोर्स। मैम बाहर कौन-कौन से आई मीन कहाँ-कहाँ ले चुकी हैं आप ये बेसिक वर्कशॉप? मैं इटारसी में ले चुकी हूँ, हम्म। बैतूल में ले चुकी हूँ, आपका सिवनी मालवा, टिम्बरनी। जी। मैं बिहार भी गई थी, रिसेंटली मैं कलकत्ता भी जाने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश मैं वहाँ नहीं जा पाई हूँ। बाकी मैं काफ़ी सारे स्कूल्स इस एमपी जोन के मैं ले चुकी हूँ। जी। बिहार भी गई थी मैं, बिहार का बहुत बढ़िया हमारा एक्सपीरियंस था। हमने वहाँ पेरेंट्स वर्कशॉप भी ली थी जो बहुत ही सक्सेसफुल थी। तो मैम लिट्टी चोखा खाया था बिहार में? हाँ, खाया है लिट्टी चोखा भी बहुत बिहार टेस्टी में। होता है। मैम आते हैं दोबारा बच्चों के मेंटल स्टेटस पे। नॉर्मली भी क्वेश्चन रहता है कि बच्चे एरोगेंट है, बात नहीं करते पेरेंट्स से, कोशिश करने पर भी उनका अलग रहता है कि नहीं मेरे को अपना वो प्रिवेसी चाहिए, इंडिविजुअल लाइफ चाहिए। बड़े बच्चे का बड़े आप बच्चे बात कर रहे यस हैं। मैम। ठीक है, बड़े बच्चे जब 9th-10th में आते हैं जी। तो पेरेंट्स से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, हम्म। तो उसका कारण क्या है? आप हाँ एग्जैक्टली ये एग्जैक्ट पूछना क्वेश्चन चाह ये रहे है। हैं। एग्जैक्टली उसका कारण ये होता है कि बच्चे की और पेरेंट्स की कनेक्टिविटी नहीं होती है। जब हमारा बच्चा छोटा होता है, आप देखिएगा जो बच्चा नर्सरी में जाता है, एलकेजी में जाता है, यूकेजी में जी। जाता है, वो बच्चा स्कूल से आने के बाद उसके पास ढेर सारी बातें होती बहुत है और सारी वो अपने पेरेंट्स से वो बात शेयर करना चाहता है। लेकिन आज के जो ये वो है शेड्यूल, पेरेंट्स का बोलिए या घर में जो भी मेंबर्स है, सबका बहुत ही बिजी है, तो कोई भी बच्चे को सुनना नहीं चाहता है। या तो पापा एक दो बात सुनेंगे, मम्मी की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, मम्मी को खाना बनाता रहता है, वो एक दो बात सुनेंगी, वो ट्रांसफ़र कर देंगी, तो या मोबाइल पकड़ा देंगी कि अभी मोबाइल ले बहुत बोल रही है, या पापा भी मोबाइल पकड़ा देंगे। होता है ऐसा? मैम इसीलिए हंस रहे हैं, वो भी इसीलिए हंस रही है। हाँ। ये आपने एकदम ऐसा पिन पॉइंट पे पंच किया है। हाँ, तो बच्चे को जो है कोई भी सुनना नहीं चाहता है बचपन में। हमें लगता है कि बच्चे की रोज की आदत हो गई, बट दैट इज़ वेरी गुड हैबिट। इफ चाइल्ड इज कमिंग जी। एंड he or she is telling you the routine of her or his school, that is very good sign. You must listen it. Yes. अगर आपने बचपन में वो बातें नहीं सुनी तो आपकी कनेक्टिविटी वहाँ से टूटना शुरू हो जाती है, फिर वो रिवर्स होता है। अब रिवर्स कैसे हो गया? अब बच्चा बड़ा हो गया, अब आपको चिंता होने लग गई कि मेरा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, मेरा बच्चा फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहा है। लेकिन जब अब वो बच्चा अब आपको नहीं बताना चाहता है, क्यों? क्योंकि आपने बचपन में उसकी नहीं बात सुनी। नहीं सुनी अब है। उसकी हैबिट ही नहीं है कि वो कुछ आपसे शेयर करे, कुछ बातें आपको बताए, तो वो कनेक्टिविटी अब पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब बच्चा आपसे कोई भी शेयरिंग नहीं करना तो मैम चाहता है। इस फाइनल सिचुएशन में चलो जिन्होंने ये गलती कर ली है ऑलरेडी, वो अब कंसर्न्ड है बच्चों के लिए, ऐसा अब क्या किया जाए कि उसमें चेंजेस आए बच्चों के बिहेवियर में? वही आप अपना स्केड्यूल बच्चे को बताएं और बच्चे का स्केड्यूल बच्चे से पूछे। जब दोनों तरफ से कन्वर्सेशन होगा तो धीरे धीरे बच्चे की हैबिट बनेगी, बच्चा आपको बताएगा। तो बच्चों को बैठाकर बात करनी चाहिए, एक टाइम होना चाहिए आपका और आपके बच्चे का जिसमें आप डिस्कशन करें कि आज स्कूल में क्या हुआ, उसने प्लेग्राउंड में क्या किया, दोस्तों के साथ क्या किया। ये एक कनेक्टिविटी बचपन से बच्चों की और पेरेंट्स की होनी होनी चाहिए। चाहिए। अच्छा मैम एक खास मुद्दा है, मैं चाहता हूँ उस पे आपसे बात करें। नॉर्मली बच्चों की बात करते हैं तो अपन उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, मेल चाइल्ड, या फीमेल चाइल्ड। या मेल चाइल्ड से तो एक बार को पेरेंट्स थोड़ा बात भी कर लेते हैं खुल के, लड़कियों तक वो वाली कनेक्टिविटी, हाँ अपन थोड़े से मॉडरेट सोसाइटी में जी रहे हैं तो अपन कर भी लेते हैं। नॉर्मली लोग भागते हैं इन चीज़ों से कि अरे बच्ची है क्या ही बात करूँ मैं ऐसे। नहीं, ये बात में तो मैं आपके सहमत नहीं हूँ कि हम लड़कों से भी सारी बात करते। फादर जो है मुझे नहीं लगता कि बॉयज़ से भी सारा नहीं करते डिस्कशन हैं, नहीं करते होंगे। जो भी एक एडोलेंस एज में चेंजेस आते हैं, आई डोंट थिंक सो कि फादर और वो उनका जी जो जी जी बेटा है उससे वो डिस्कशन होता होगा। बहुत ही कम परसेंटेज होगा ये भी। जी जी और जो गर्ल चाइल्ड है उसमें मदर तो हेल्प करती है, ऑलमोस्ट 99% गर्ल्स को पता रहता है उस मामले में। जी। लेकिन जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड है जो आप कहना चाह रहे हाँ हैं, हाँ हाँ, जो केस फादर मैंने बात बताया नहीं था। कर पाता जी है, जी तो है प्रॉब्लम अभी भी हमारे यहाँ कि फादर खुल के बात नहीं करते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स लेने के लिए शर्माते हाँ हाँ हैं बिल्कुल। मेडिकल से। यस तो ये सब नहीं होना चाहिए, नेचुरल है।
और सभी को पता है, इवन बच्चों को भी पता है आजकल, हाँ। तो इट्स वेरी ओपन नाउ डेज। तो वी मस्ट डिस्कस विथ आवर चाइल्ड, कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे को पूछना चाहिए। और आपके जो लड़के हैं उनकी भी जो प्रॉब्लम्स आती है, फादर्स ने खुल के डिस्कस करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐड चलता है टीवी में और बच्चा पूछ लेता है मम्मी ये क्या है, पैड का ऐड चल रहा है और बच्चा पूछ लेता है ये सैनिटरी नैपकिन के ऐड में ये क्या है। तो कई लोग झूठ बोल देते हैं, ब्रेड है, जैम है, कुछ भी, यानी कुछ भी नॉलेज दे कुछ रहे भी हैं दे बच्चों बोला, को। तो yes. वी शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग। या तो बोल दीजिए बेटा आपके काम का नहीं है, बाद में आपको पता चल जाएगा। एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए, या आप उसको बता दीजिए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए यूज किया जाता है, दैट्स इट, नथिंग मैम एल्स। मेरे बहुत खास दोस्त है, मैं वहां तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि ठीक है ना, आपको पता है कि ये नेचुरल चीज है और है, भगवान ने बनाया है तो है ना, अपन उसको टाल तो नहीं सकते ना, तो क्यों ना उस पर खुल के बात करें, ताकि एटलीस्ट ये जानकारी तो हो बच्चों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप अपनी बच्ची से बात नहीं कर पा रहे और आपके घर में कोई बात करने वाला नहीं है, तो आप उसमें डॉक्टर की सलाह लें, नर्स की सलाह लें, उनसे बच्ची को मिलवा दें, उनसे काउंसलिंग करवा दीजिए, किसी की भी हेल्प ले लीजिए। लेकिन वो आपको बच्चों को बताना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। Yes, कभी ma'am, भी yes. हो सकता है उसके साथ, कभी भी वो सिचुएशन आ सकती है, तो एटलीस्ट शी शुड नो कि ये क्या है और उसके साथ क्या हो रहा है, क्या बच्चा हो रहा है, घबरा ना जाए। yes. इसलिए सही गाइडेंस सही वो पता गाइडेंस की हो। बहुत ज़रूरत होती है बच्चों को, और वो हमें देना चाहिए, खुल के देना चाहिए। आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए, लेकिन उसके लिए एक रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको बच्चों को सही सलाह देना पड़ेगा। मैम ये तो बड़े बच्चों की बात हो गई, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा छोटे बच्चों की बात करें। एजुकेशन बच्चों की कब शुरू कर देनी चाहिए? नॉर्मली ऐसा रहता है कि हम अपने छोटे बच्चे पे बर्डन अभी नहीं डालेंगे, 4 इयर्स का हो जाए, 5 इयर्स का हो जाए तब। देखिए, ये जो पेरेंट्स से भी मेरी बात होती है, पेरेंट्स बोलते हैं बहुत पढ़ाई है, बहुत बर्डन है। जब बच्चा छोटा होता है तब आपको ज़्यादा पढ़ाना है बच्चों को। उस समय जो बच्चों का जो दिमाग होता है वो खाली होता है, उसको आपको भरना है। अब आपको किस चीज़ से भरना है, दैट इज़ डिपेंड अपॉन यू। Yes. तो करेक्ट इंफॉर्मेशन से, करेक्ट नॉलेज से हमको बच्चों के उस घड़े को भरना है। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, बर्डन हो जाता है, बच्चा घर से आता फिर खेल नहीं पाता। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी एक ग्राउंड में मैं आपको छोड़ती हूँ 1 घंटे के लिए और आपके बच्चे को भी। आप थक जाएंगे लेकिन आपका बच्चा नहीं थकेगा। इट मीन्स उसमें ज़्यादा पावर है, ज़्यादा इम्यूनिटी है और आपसे ज़्यादा फास्ट है बच्चा। बच्चा कभी भी थकता नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है जी। कि बहुत बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, छोटे बच्चों को ही ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। लेकिन वो पढ़ाने का एक तरीका होता है, उस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कई पेरेंट्स पीछे ही पड़ जाते हैं डंडा लेके, वैसे भी नहीं करना है। खेल खेल में आपको पढ़ाना है बच्चों को, प्लेवे मेथड में पढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको बच्चों को देना है। क्योंकि मैंने एक कोर्स किया है, ISP करके वो कोर्स है, बॉम्बे से मैंने किया था। जी। उस कोर्स में आपके 0 इयर्स से लेके 5 इयर्स तक का वो सिलेबस होता है, सिर्फ थ्रू फ्लैश कार्ड्स पढ़ाया जाता है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे को रीडिंग भी आ जाती है, बच्चे को आपको जो भी इंफॉर्मेशन देना है थ्रू फ्लैश कार्ड्स देना है, और ओरली बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। ओके। तो मतलब ये कि एक बड़ा सिलेबस पुट कर दें कि ये करना है, उससे बेहतर ये है कि उनको एक प्रॉपर पैटर्न यस, से। एक प्रॉपर पैटर्न से पढ़ाना है आपको, ओरल बहुत ज़्यादा पढ़ाना है। तो आपके हिसाब से बोले तो 3 to 4 इयर्स में हमें, आप जितना पढ़ा सकते है पढ़ाइए, ना, उसकी शुरुआत कर देनी ही चाहिए। 1 साल से शुरू कर देना चाहिए। आप बच्चे को दिखाते जाइए। आप बच्चे को बोलना सिखाते हैं क्या कभी? नहीं सिखाते। बच्चा क्या करता है, देखता है और सीखता है, देखता है और सीखता है। तो यू टेक हेल्प ऑफ द फ्लैश कार्ड्स, शो देम फ्लैश कार्ड्स एंड लेट देम लर्न थ्रू दैट फ्लैश कार्ड्स, सो दे विल लर्न वेरी क्विक। एंड वो जो रहता है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों के पास नॉलेज होता है। ओके। मैम एक और ख़ास क्वेश्चन है, और ये हमारे एक फैकल्टी का ही है कि काफ़ी ज़िद्दीपन है बच्चों के अंदर, और अगर आप मना करें किसी भी चीज़ को करने के लिए तो कई डिफरेंट टाइप से रिफ्लेक्शन आती है बच्चों की। उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं वो ज़िद्दीपन में बेसिकली? टैंट्रम शो करता है बच्चा। जी। देखिए, जो टैंट्रम बच्चा शो करता है, जो बच्चा जिद करता है, वो भी अल्टीमेट हम ही सिखाते हैं बच्चे को। कभी फर्स्ट टाइम बच्चे ने कुछ मांगा, आपने नहीं दिया,
बच्चा चिल्लाया, चीखा, बच्चे ने और दूसरे तरीके से टैंट्रम्स को शो किया, फिर आखिरी में क्या होता है, आप चीज़ को दे देते हो। हम्म, अगर आप पहली बार बच्चे को जिद करने पे सामान नहीं देंगे तो वो दोबारा जिद नहीं करेगा। अब उसे बच्चा बच्चा बहुत स्मार्ट होता है ना? बच्चा सीख गया है कि जब मैं जिद करूँगा तो वो चीज़ मुझे मिल मिल जाएगी। जाएगा। तो आप बच्चे को लेट देम थ्रो देयर टैंट्रम्स। अगर आप नहीं चाहते वो चीज़ को करना, एज अ पेरेंट मत करिए, चाहे वो चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करे। एक्चुअली हमें क्या लगता है कि हमारी इंसल्ट हो रही है, बाजू वाले सुन रहे हैं, कहीं गार्डन में बच्चा चले गया या कहीं मार्केट में बच्चा ऐसा करने लग जाए तो हम अपनी इज्जत बचाने के हाँ, लिए हाँ, हाँ, बोलिए वो चीज़ कर देते हैं बच्चे के लिए। दैट इज़ रॉन्ग। करने दीजिए बच्चों को। बच्चा अपना इमोशंस थ्रो कर रहा है, लेट हिम थ्रो। आपके लाइफ में कभी ऐसा रहा है आप जिद्दी थी या नॉर्मल थी? मतलब मैं जिद्दी नहीं थी, नॉर्मल तो नहीं, वो भी होते बचपन में हैं। मैं बहुत सीधी थी। अच्छा। बचपन में मैंने कभी जिद नहीं करी। अच्छा जी, तो नहीं किया आपने? नहीं नहीं। और अब? अभी जिद खुद से ही करते हैं। किससे करेंगे जिद? खुद से ही करते हैं, ये चाहिए, ये करना है। और वो जिद शायद अच्छी भी है। जी। मैम, क्या लगता है बच्चों का जो इमोशंस होता है, मैं थोड़ा ज़्यादा बात कर रहा हूँ बच्चों के हाँ, बारे में। जी जी। इमोशंस होता है भाई, और अपन उसको, जैसा अभी आपने बोला कि जब शो कर रहा होता है तो अपन इरिटेट होने लग जाते हैं उसमें। एक तो ये, दूसरा मैं चाहता हूँ एक ध्यान इस पे लेके जाए कि हाउ शुड वी असेस आवर चाइल्ड, कि वो एक्सट्रोवर्ट होने वाला है, इंट्रोवर्ट होने वाला है, ये क्या क्या करें कि बच्चा एक्सट्रोवर्ट ही हो, आउटस्पोकन हो? ओके, आउटस्पोकन हो। जी। देखिए, स्कूल में जब आपका बच्चा जाएंगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जी। उसमें आप बच्चे को पार्टिसिपेट कराइए। जब ओके। बच्चा बार बार स्टेज पे आता है, माइक लेता है, पहली बार नहीं बोलेगा, दूसरी बार 1 लाइन बोलेगा, तीसरी बार 4 लाइन बोलेगा। जब बच्चा बार बार स्टेज पे जाते हैं तो उसका फियर जो है वो ख़त्म होते जाता है और बच्चा परफॉर्म करने लगता है, कॉन्फिडेंस आता है। जी। बच्चा पब्लिकली भी बोलने लगता है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाना चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज़ में। उससे ये कि गेट टुगेदर होगा तो वो यस आउटस्पोकन अपने आप ही यस। होने लग जाता है ना ये। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन था वो इन चीज़ों से रिलेटेड, कि नॉर्मली देखते हैं बच्चों को जब कुछ लेना होता है या कुछ मंगवाना होता है तो उनके जो रिएक्शन होता है या तो इमोशनल होता है या फिर रो के ही मांगता है। मैं चाहता हूँ कि बच्चा अगर कुछ मांगे तो हंसते हुए मांगे, उसको पता है कि मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, रिएक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या ऐसा पुट करें बच्चों में? मुझे नहीं लगता हर बच्चा रो के मांगता होगा। अच्छा। ये तो डिपेंड है, जी। इट्स डिपेंड अपॉन चाइल्ड टू चाइल्ड, जी। पर्सन टू पर्सन, कि वो किस तरीके से मांग रहा है चीज़ को। हम्म, या तो उसे वो चीज़ जल्दी से दी नहीं जाती होगी तो वो रोता होगा। इट्स डिपेंड अपॉन सिचुएशन एक्चुअली। हर बच्चा मुझे नहीं लगता कि रोकर ही चीज़ों को मांगता है। जी। तो वैसे मेरा एक सजेशन है पेरेंट्स को, किसी के भी कोई भी इमोशंस है उसको मत रोकिए, हाँ। इमोशंस को आने दीजिए। सबके अपने अपने इमोशंस होते हैं। आपको कभी गुस्सा आता है, आप किसी से कोई चीज़ चाहते हैं लेकिन मांग नहीं पाते हैं, है ना? ऐसा भी जी। होता है, जी। कई बार जी। ऐसा हाँ, होता होता है, है कई बार। क्योंकि आपने अभी आपको नहीं पता कि आपका बच्चा क्या चाह रहा है। लेकिन हमारे साथ भी होता है कि हम कई बार बात को नहीं बोल पाते हैं, तो हम भी अपने इमोशंस को कैसे निकालते हैं? या तो हम किसी पे गुस्सा करने लग जाते हैं या चिल्लाने लग जाते हैं या वाइफ को डांटने लग जाते हैं। हम भी अपने इमोशंस कहीं ना कहीं निकालते, तो वो बच्चे का इमोशंस है। बच्चों को जो इमोशंस निकाल रहा है निकालने दीजिए, हंस रहा है हंसने दीजिए, रो रहा है रोने दीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कई बार हम लड़कों को बोल देते हैं क्या लड़कियों जैसे रो रहा है, दैट हाँ। इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अरे इसके इमोशंस है, इमोशंस को निकलने दीजिए। जो भी बच्चा इमोशंस निकाल रहा है उसको निकालने दीजिए, दैट इज़ गुड साइन। अगर आप इमोशंस को कहीं रोकेंगे या तो वो गुस्सा बनेगा, हाँ। है ना? अंदर अगर वो है वो चीज़ और वो निकाल नहीं पा रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो अंदर बनेगा, स्ट्रेस बनेगा, एंगर बनेगा, फियर बनेगा। वो चीज़ दूसरा रूप लेगी, वो चीज़ को दूसरा रूप नहीं लेने दीजिए। बच्चों के जो इमोशंस है उनको अपने इमोशन निकालने दीजिए। चिल्लाता है बच्चा, चिल्लाने दीजिए, गुस्सा करता है करने दीजिए, थोड़ी देर उसको करने दीजिए। तब अपन यस। मतलब एट रैंडम रिएक्ट ना करें कुछ भी। हाँ, हम लोग ऐसा। बहुत रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी जज करने लग जाते हैं, हम बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। तो हम थोड़ा सा बच्चे को समझे कि बच्चा चिल्ला रहा है तो क्यों चिल्ला रहा है। कई बार कई बच्चा करता है, आपको समझ नहीं आती है, बच्चा खुश होने के बाद भी हो सकता है वो कर रहा हो, वो उसके ओके। इमोशंस हो, वो उसका तरीका हो। बच्चा बोल नहीं पा रहा है लेकिन वो शायद खुशी का साइन हो, लेकिन आप आज तक समझ ही नहीं पाए कि वो इमोशन क्या है उसका, क्यों कर रहा है ऐसा।
तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। पहले हम उनको समझें, उनको जी। समय दें, हर बात पे उसको जज ना करें। हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं बच्चों के साथ। मैम, बड़े बच्चों को लाइक जिनकी शादी हो गई है, हाँ। उनको कैसे समझाया जाए कि हमेशा इमोशन नहीं दिखाना होता है, कई बार इमोशन रोक के रखना होता है। हाँ, वो तो देखिए, वो तो खुद को सीखना पड़ेगा कि हर जगह इमोशंस शो नहीं कर सकते हैं। जी। तो मेरे को लगता है आप अपनी वाइफ के लिए पूछ हाँ रहे ये मैम, बिल्कुल। क्वेश्चन। नहीं, उनको मेरी अलग से काउंसलिंग लगेगी। मैम, आपकी आपके बच्चों से क्या उम्मीदें हैं? कुछ है आपने बना रखी? नहीं, उम्मीद तो किसी से कोई नहीं है। जी। उम्मीद नहीं है। मेरी सोच यही है कि आपने अगर अच्छा बोया है तो आपको अच्छा ही मिलेगा। जी। आपके कर्म अच्छे हैं, आपके बच्चों से आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन उम्मीद कुछ भी नहीं है ऐसे, ना कुछ फोर्स है। लेकिन मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा कर रहा है, ही इज़ वेरी गुड। दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अच्छी स्कूलिंग मिली है, स्कूलिंग मिली अच्छी। कॉलेज भी बहुत अच्छी जगह से, कॉलेज में भी बहुत अच्छा वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे। मैम, कोई ड्रीम था आपका कि मेरा बच्चा यही करे, या फिर ऐसा ड्रीम था कि मेरा बच्चा जो करे वो करने दे? हाँ, मेरा ड्रीम था कि मेरा बच्चा नीट में जाए, जी। डॉक्टर बने। जी। मेरी बहुत इच्छा थी। जी। मैंने बेटे को समझाया भी था, समझाया इन द सेंस मैंने उसे बोला था कि बेटा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉमर्स स्ट्रीम यू गो फॉर बायो, तुम कर लोगे इसको। लेकिन बेटे ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो आई डिड नॉट फोर्स हिम। ओके। उसका इंटरेस्ट पूरा मुझे उसी में दिख रहा था, बिजनेस में, कॉमर्स लाइन में उसे जाना था। तो देन आई वॉज ओके विद दैट। ठीक है, उसका मन है, एंड डेफिनेटली उसमें वो बहुत अच्छा कर रहा है। कॉलेज में भी बहुत अच्छा किया उसने, और अभी अपने डैडी के साथ वो बिजनेस भी देख रहा है, बिजनेस में भी क्या बात बहुत है। अच्छा है, इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। अभी रिसेंटली एक पेरेंट आए थे पांडुरना से, अभी जी। ये बात आई है इसलिए बताया। जी। वो पेरेंट भी बिजनेसमैन है पांडुरना के, बहुत अच्छे, और वो मेरे बच्चे की तारीफ करके गए मेरे पास कि हमने ऐसा बच्चा आज तक नहीं देखा। तो प्राउड फील हाँ, होता है, अच्छा और फील होता वही है। आप चाहते हैं जीवन में। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि हमने बच्चों को अच्छा इंसान बना दिया है। बहुत बहुत। मैम, मैंने जो शीतल मैम को देखा है, बहुत ही वर्कहोलिक, एकदम डिटर्मिनेशन से कि टाइम टू टाइम। और मैंने तो कई बार देखा है शायद 18 घंटे काम करते हुए, सुबह में 6 बजे भी दिख जाती हैं, रात में 10:30 11 बजे भी दिख जाती हैं। इतने टाइट शेड्यूल में भी अपने आप को खुश रखना, बिजी रखना, खुद के लिए टाइम निकालना, ये सब कैसे मैनेज करती हैं? अच्छा। नहीं, पहले तो मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकालती थी, अच्छा। सच बता रही हूँ आपको। पहले मेरा ऐसा था कि बस वर्क वर्क, एक पागलपन था कि बस काम करो, काम करो। फिर अभी थोड़ा-थोड़ा मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ा-सा खुद पे ज़रूरी है 1 खुद आध पे। घंटा तो देना पड़ेगा। तो कुछ समय से मैं खुद पे टाइम दे रही हूँ, जी। वर्कआउट वगैरह करती हूँ। पहले भी मैं करती थी, लेकिन पहले वो प्रायोरिटी में नहीं रहता था। ओके। प्रायोरिटी हमेशा मेरा काम रहा है। लेकिन अभी ऐसा है कि हाँ, काम भी करना है, काम तो प्रायोरिटी है ही, जी। लेकिन साथ में हमको हेल्थ का भी ध्यान रखना है। थोड़ा-सा अभी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ हेल्थ को लेके। जी। मैम, कुछ रैंडम क्वेश्चन है एट द एंड, मैं चाहता हूँ अभी रैंडम ही आंसर दें। कोई ख़ास पर्सन जिसका नाम लेना चाहें, जो हमेशा आपके बैकअप में रहे हो, बहुत ट्रस्ट करती हो, अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स? अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे डायरेक्टर्स से मिला है, जी। मंजू मैम, आनंद सर, दोनों। और दोनों ने मुझे बहुत ही गाइड किया है, बहुत ही सपोर्ट किया है, और मैं बहुत कुछ सीखी हूँ इन लोगों से। एक जो काम का पागलपन, कहीं जी। ना कहीं इनसे ही सीखा है कि कैसे काम को किया जाता है। और सर हमेशा कहते थे कि आपका बच्चा कुछ बने ना बच्चे बने, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, है ना। ये लाइन बहुत वो प्यारी है उनकी। वो हमेशा दिमाग में घूमता है, भैया अच्छा इंसान तो बनाना ही है बच्चों को, चाहे वो किसका भी बच्चा हो, जो भी हमारे पास आ रहा हो। तो ये दोनों लोगों का बहुत ही सपोर्ट है लाइफ में, और हमेशा रहेगा, नो डाउट। मैम, नॉर्मली हर आदमी का एक बकेट लिस्ट होता है, बोलते हैं ना कि मेरे को लाइफ में ये करना है, ये करना है, हाँ, ये करना है। तो अगर शीतल मैम से पूछा जाए, तो क्या ऐसा बच गया है जो अब करना चाहती हैं? क्या बच गया है? जी। बहुत कुछ बच गया। बचा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। कभी मेरी ऐसी आशा नहीं, यानी ऐसी आशा नहीं रही है कि पोस्ट को लेके मुझे बढ़ना है, लेकिन मुझे नेम फेम बहुत चाहिए,
इसी फील्ड में मैं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और अपना नॉलेज बढ़ाना चाहती हूँ, और जो ट्रेनिंग्स देती हूँ उस फील्ड में मुझे बहुत आगे जाने की इच्छा है। बहुत ऐसे बोलते हैं ना कि जहाँ भी ट्रेनर्स का नाम आए तो पहले मेरा नाम मेरा आए, नाम है। वैसा ट्रेनर बनना चाहती हूँ ओके एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके मैम, अब थोड़ा सा आपके काम पे आते हैं। आपकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैक्रोविजन एकेडमी में, वो क्या क्या है और कैसे हैंडल करती हैं इन चीज़ों को आप? हाँ, एक तो मैं एकेडमिक देखती हूँ बच्चों का, जी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर्स को ट्रेंड करना, वो भी हम करते हैं, और रेसिडेंशियल का जितना भी है वो सारा मैं देखती हूँ। और उसके बाद अभी तो काम थोड़े कम हो गए, पहले बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। अब मुझे लगता है कि थोड़े काम कम हो गए हैं। फिर एक्टिविटीज़ देखना बच्चों के लिए, सारी एवरी एक्टिविटी सैटरडे आपके जो संडे, और हॉस्टल एक्टिविटीज़, इवेंट्स आते हैं वो मैनेज करना, ये सारा काम हम लोग करते हैं। मैम, एक एक खास क्वेश्चन है, ऐसे वैसे ये ऑफ द रिकॉर्ड पूछने का है, बट मैं पूछ ले रहा हूँ। नॉर्मली 400-500 स्टाफ को एकोमोडेट करना, घर देना, लोग खुश नहीं हो भी होते होंगे बहुत सारे, अरे मेरे को ये मिलना चाहिए था। ये उस सिचुएशन में कैसे मैनेज करती हैं? कई बार प्यार से भी करना पड़ता है, कई बार गुस्से से भी करना पड़ता है। कई लोग तो बहुत यानी इरिटेट करते हैं, वो हमारी सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं। एक्चुअली अगर कोई चीज़ है तो हम क्यों नहीं देंगे? यस, अगर वो आपके स्टाफ लिए के ही तो लिए बना है, है वो। हाँ, वो हाँ, अगर कोई चीज़ है वो स्टाफ के लिए है, और हम कभी भी पार्शलिटी वो वाला तो चीज़ है ही नहीं, ज़हन में ही नहीं आती है कि नहीं, जो है जो आ गया उसको देना है, बस ये हमारा इंटेंशन रहता है। लेकिन कभी अवेलेबिलिटी नहीं रहती है चीज़ों की, और कहीं पे किसी को एडजस्ट करवाना पड़ता है, तो वो भी हमारी भी मजबूरी होती है, ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। लेकिन हमारे तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हमारे पास जो स्टाफ आया है हम उसको खुश रखें, वो जो चाहे हम उसे अवेलेबल करवा दें। लेकिन कई बार चाहकर भी हम नहीं कर पाते हैं। तो कई बार तो ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे होते हैं, प्रेम से मान जाते हैं, क्योंकि अपन इतने अच्छे दिखते हैं कि वो वैसे ही पिघल जाते हैं। जो नहीं मानते उनको मना और देना जो नहीं मानते हैं फिर वो थोड़ा-सा रूप बदलना पड़ता करना है, पड़ता और ऑर्डरिंग वे में बोलना पड़ता है। फिर वो बेचारे Yes, चल ही जाते हैं, क्योंकि पता है बाद में चेंज यही मैडम कराएगी, इसलिए अभी सुन लो। ओके। और अभी नहीं सुनोगे तो दूसरा भी नहीं मिलेगा नहीं बेटा। मिलने वाला। मैम, ये जो शो मैं रिकॉर्ड करता हूँ इसका एक ट्रेंड बना रखा है मैंने जी। कि एट द एंड हर पर्सन को अपने किसी एक पर्सन के लिए खास मैसेज देना होता है। तो अच्छा, आप किसके लिए देना चाहेंगी, क्यों देना चाहेंगी और अच्छा। क्या देना चाहेंगी? मैं मेरे बेटे को देना चाहूँगी, Yes, अभी उसका बर्थडे भी आने वाला है। जी। उसको यही मैसेज दूँगी कि जीवन में वो बहुत ही अच्छा करे, और वो कर रहा है बहुत अच्छा, और मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है कि मैं उसकी मॉम हूँ, क्या बात और यही जो प्राउड है वो बनाए रखें बस। और आई लव यू तरन। बहुत ही इमोशनल मॉम को देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।